ईरान और इजराइल की जंग अब सीरिया भी पहुंच चुकी है और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इजराइल ने सीरिया पर ग्राउंड इन्वेजन किया है, यानी जमीनी स्तर पर हमला किया है। देखिए कि कैसे इजराइल में एक दस्तावेज लीक होता है और उस सब का आरोप आ जाता है प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर, और कैसे हिजबुल्ला हमास ने अपना नया प्लान बना दिया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए ईरान इजराइल की जंग कैसे पहुंच चुकी है सीरिया। दूसरा, दस्तावेज लीक केस में कैसे फंस जाते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। तीसरा, हिजबुल्ला हमास का आखिरकार ये नया प्लान क्या है। चौथा, इजराइल यूएन की डील आखिरकार कैसे खत्म हो गई। और पांचवा, गाजा लेबनान की तबाही कितनी खौफनाक हो चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले इजराइल की तरफ से ये पोस्ट देखिए, इजराइल डिफेंस फोर्स, इन्होंने ये बताया है कि कैसे इन्होंने सीरिया में घुसकर एक ईरान के एजेंट को गिरफ्तार कर दिया। उसका नाम है अली सुलेमान, और वहां पर ये पूरी जानकारी दी है कि सीरिया का सिटीजन था और किस तरीके से सर्दर्न सीरिया से हमने उसको गिरफ्तार किया है। आईडीएफ को बहुत लंबे टाइम से उस पर शक था कि वो जितनी भी इजराइल की जितनी भी खुफिया जानकारी है बॉर्डर पर रह के ईरान पहुंचा रहा था, तो हमने वहां जाकर उसको गिरफ्तार कर दिया। और देखिए, पहली बार है कि इजराइल, जब से 1 साल से जो वॉर चल रहा है इजराइल गाजा का, पहली बार इजराइल सीरिया में घुस गया है। तो देखिए ये बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उसके बाद अगर आप किसी की धरती पर, किसी की जमीन में घुसकर वहां के किसी सिटीजन को गिरफ्तार करके ला रहे हो, तो ये नई जंग की शुरुआत है। किस तरीके से ईरानियन टेरर नेटवर्क्स लोकेटेड नियर द गोलान हाइट्स, यानी ये इजराइल वाले ये दावा करते हैं कि जितने भी ईरान के टेरर नेटवर्क्स हैं गोलान हाइट्स के आसपास, हमने वहां से इसको इन्वेस्टिगेशन किया और वहां से इसको गिरफ्तार किया। और देखिए जो गोलान हाइट्स है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। पहले ये सीरिया का हिस्सा था, लेकिन फिर इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया। और ये सब समझने के लिए आपको ये मैप देखना पड़ेगा कि इजराइल ये दावा करता है कि ईरान जितने भी अपने हथियार हैं, जितने भी उसके फंड्स हैं, या जो भी उसको हिजबुल्लाह को मदद करनी होती है, तो ईरान जो है इराक के द्वारा, ये आप देख सकते हैं इधर ईरान है, ये यहाँ से इराक पहुंचता है और इराक में सीरिया से एंटर करता है। और सीरिया के आप उधर साइड में देख सकते हैं लेबनान, फिर उधर वो लेबनान में एंटर करता है और लेबनान के नीचे है इजराइल, वो आपको दिख सकता है। और ये जो इतना छोटा सा इलाका है वो है गोलान हाइट्स, जो कि पहले सीरिया का हिस्सा था, लेकिन अब वो इजराइल ने कैप्चर कर दिया। और साइड में जो थोड़ा सा कट गया है वो है इजराइल। तो देखिए इस तरीके से फंड ट्रांसफर होता है। थोड़ा सा और बड़ा नक्शा बता देती हूँ आपको, ये भारत दिख रहा होगा, इसके इस तरफ आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और ये जितने भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं सारे देश हैं। देखिए सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, यहाँ पर आपको इराक दिख रहा होगा, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, तुर्की, ये जितने भी मैंने इधर लिख रखे। तो देखिए इजराइल ये दावा करता है कि ईरान जितनी भी मदद पहुंचाता है वो इराक के रास्ते सीरिया आती है, फिर सीरिया से लेबनान के पास पहुंचती है, यानी हिजबुल्लाह के पास पहुंचती है। तो हमेशा इजराइल की नजर सीरिया पर रहती है कि जितना भी जो पूरा का पूरा नेटवर्क है ना, तो सीरिया में ही तबाह किया जाए। तो इस कदर उन्होंने शक्ल आप देख सकते हैं कि यह है अली सुलेमान, और इसको गिरफ्तार कर दिया है वहां पर जाकर, और इससे ईरान भी बहुत चिढ़ गया है। और देखिए किस तरीके से, अगर मैं आपको इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ कि किस तरीके से अरब इजराइल वॉर हुआ था 1948 में। सीरिया ने अरब स्टेट्स के साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया था, क्योंकि इजराइल को आज़ादी मिल गई थी ना। इजराइल ने क्लेम किया था कि अब हम इंडिपेंडेंट है, हमारा पूरा राष्ट्र बन चुका है। तो फिर सीरिया और अरब स्टेट्स ने मिलकर इजराइल पर हमला किया। 1950 और 1960s में बॉर्डर क्लैश होते हैं सीरिया और इजराइल के बीच में, यानी इनकी हमेशा से जंग चलती हुई आई है। 6 दिन की जंग थी 1967 में। इजराइल ने गोलान हाइट्स, जो कि सीरिया का हिस्सा था, उसको कैप्चर कर लिया। फिर एक जंग चली योम किपुर वॉर 1973 की, जो कि सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर सरप्राइज अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। फिर देखिए कि सीरिया ने इस पूरी की पूरी 1973 में जो वॉर होती है उसमें कुछ अपना हिस्सा वापस ले लिया। लेबनान वॉर आप देख सकते हैं 1978 में, इजराइल ने लेबनान में इन्वेड किया और फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स को वहां पर खदेड़ा। फिर देखिए 1982 में सीरियन फोर्सेस के साथ इजराइल की पूरी जंग हुई। 2006 में जो कि 34 दिन वॉर चली थी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे हिजबुल्लाह इजराइल के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन हिजबुल्लाह का पूरा बैकअप है सीरिया की तरफ से और ईरान की तरफ से। अगर मैं आपको नक्शा बताती हूँ, देखिए ईरान, इराक और सीरिया और लेबनान, ये चारों जन एक ही पार्टी हैं। ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह। और आप देख सकते हैं कि इन चारों की जंग है इजराइल के खिलाफ। और सऊदी अरब और जितने भी ये नीचे वाले देश हैं, ये हमेशा मीडिएशन की स्थिति में रहते हैं कि हम कोई सीज फायर या हम मध्यस्थता कर ले। तो ये नक्शे के द्वारा मैंने आपको समझाया है। और अगर आप और देखेंगे कि इनके बीच का सीरिया और इजराइल में अगर जंग छिड़ती है, क्योंकि जमीन में घुस गया ना इजराइल, तो अब सीरिया भी इस पे कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरान भी इस पे गुस्सा हुआ है। तो इनके जो की इश्यूज हैं इजराइल और सीरिया के बीच में, एक तो है गोलान हाइट्स डिस्प्यूट, यानी जो धरती
सीरिया के पास थी वो इजराइल ने कैप्चर कर ली। बॉर्डर टेंशन इनके चलते रहते हैं और इजराइल को ये भी दिक्कत है कि जितना भी ये सीरिया वाला इलाका है इसमें ईरान का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो मतलब इजराइल और लेबनान से जो डायरेक्ट ये सीरिया लेबनान से कनेक्टेड है, तो इजराइल के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि ईरान का डायरेक्ट रूट यहाँ से है। तो इजराइल सोचता है कि सीरिया में भी हम ऑपरेशन कर दें, हिजबुल्ला की प्रेजेंस उधर है, अगर ईरान की प्रेजेंस है तो हम उसको खत्म करते चले। तो हमेशा से इनकी जंग चलती रहती है, हिजबुल्ला का इन्फ्लुएंस। और अगर मैं आपको बताती हूँ कि इनके बीच में जो पीस टॉक्स हैं, अग्रीमेंट है, 1993 में फेल हुआ, 2000 में फेल हुआ, 2016 में भी फेल हुआ और किस तरीके से रशिया ने भी इनफैक्ट मध्यस्थता मीडिएशन करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि इन लोगों के बीच में हमेशा से एक टेंशन चलती आई और अगर इस वक्त इजराइल अंदर घुस गया है तो इसके बाद क्या होगा वो बड़ी बात है। ये यूनाइटेड नेशंस की आप रिपोर्ट देख लीजिए, ये बता रहे हैं कि कैसे सीरिया भी इजराइल और हिजबुल्ला की इस वॉर से अफेक्ट हो रहा है क्योंकि लेबनान में जितने भी सिविलियंस है, जितने भी आम आदमी हो, सब भाग भाग कर कहां जा रहे हैं, सीरिया जा रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस बता रहा है कि तकरीबन 2,50,000 रेफ्यूजी तो आ चुके हैं सीरिया, लेबनान से भागते हुए। आप तस्वीरें देखिए। और अब जो है सीरिया और इजराइल के बीच में अगर टेंशन बढ़ता है और अगर डायरेक्ट हमले हो जाते हैं तो इनफैक्ट जो जितने भी लोग भागकर सीरिया गए हैं उनके लिए फिर से खतरा है कि एक जंग वाले क्षेत्र से अगर वो सीरिया चले गए हैं तो सीरिया में भी ऐसे ही हालात होने वाले हैं। और अगर हम देखते हैं इजराइल और सीरिया के बीच में कितना ताकत है, कितना बड़ा इलाका है, तो आपको ये तो साफ हो गया होगा कि सीरिया एक बहुत बड़ा देश है इजराइल के मुकाबले। और अगर मैं इनकी पावर्स को कंपेयर करती हूँ, मैन पावर में ऑब्वियसली सीरिया ज़्यादा है, एयर पावर में इजराइल ने अपने आप को बेहतर कर रखा है, लैंड पावर में सीरिया ज़्यादा है, नेवल पावर यानी समुद्री पावर में इजराइल ज़्यादा अच्छा है, नेचुरल रिसोर्सेज सीरिया के पास ज़्यादा है, फिनेंशियल मामले में इजराइल ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसको पूरा का पूरा अमेरिका की तरफ से भी सपोर्ट है, लॉजिस्टिक में सीरिया ज़्यादा ताकतवर है और ज्योग्राफी में भी सीरिया ज्यादा ताकतवर है क्योंकि सीरिया एक बहुत बड़ा देश है इजराइल के मुकाबले। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि नेतन्याहू एक बड़े केस में फिर से फंस गए हैं। नेतन्याहू पे ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने ही अपने ही जितने भी जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है वो चलाकर अपने ही करीबी से लीक करवाए ताकि गाजा और इजराइल के बीच में ये जो पूरा का पूरा सीज फायर है वो हो ना सके। मैं आपको बताती हूँ कहानी के तौर पर आखिरकार हुआ क्या। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाई ये गार्डियन की रिपोर्ट का है और इन्होंने पूरी डिटेल दी है। मैं आपको ईजी वे में समझा देती हूँ कि इजराइल से एक दस्तावेज लीक होता है और उस दस्तावेज में एक सीक्रेट दस्तावेज में ये होता है और ये कहा जाता है कि आईडीएफ का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। उनको गाजा में ये पता चला है कि हमास कैदियों को जो है मिस्र के रास्ते से ईरान भेजने की प्लान कर रहा है, यानी हमास के पास जो इजरायली कैदी अभी भी हैं तो उनको वो इजिप्ट के रास्ते से निकालेगा और ईरान भेजने की तैयारी में है। इस सीक्रेट दस्तावेज में ये पता चलता है और इसके बाद खलबली मच गई पूरे इजराइल में और जो परिवार हैं उन बंदियों के इजराइल में वो ऐसे हो गए कि हमारे जो उधर कैदी हैं, जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, उनको कैसे इस तरीके से पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और दावा तो ये भी किया गया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नेतन्याहू के अपने करीबी से वो लीक करवा देते हैं ताकि एक नैरेटिव सेट हो जाए। इस वजह से रद्द हो गई इजराइल और गाजा की डील। और आरोप तो ये भी लगते हैं कि नेतन्याहू चाहते ही यही थे कि इजराइल और गाजा के बीच में ये डील ना हो पाए, ये सीज फायर ना हो पाए। इजराइल ने किया इनकार, दावा फर्जी दस्तावेज, यानी इजराइल ने साफ मना कर दिया है कि जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। आईडीएफ के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है और जो ये खबरें छपी है ना जितने भी पब्लिकेशंस में वो सब एडिटेड हैं, फर्जी है, इनका सोर्स हमारे से रिलेटेड नहीं है और नेतन्याहू का कोई भी करीबी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नेतन्याहू का अपने ही देश में हुआ कड़ा विरोध। आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बताई थी कि जो हॉस्टेजेस हैं उनकी जो फैमिलीज हैं वो नेतन्याहू के सामने उनको कह रहे थे कि आपने वॉर क्राइम किया है, आप जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ नारे लगाते हैं नेतन्याहू के अपने ही देश में उनके लोग जो कि बंदी बने हुए हैं, उनके परिवार वाले। तो देखिए किस तरीके से नेतन्याहू का विरोध हुआ। आईडीएफ ने कहा है कि नेतन्याहू का करीबी सरकार का हिस्सा नहीं है, तो फिर इस पे भी सवाल उठ गए। अगर वो सरकार का हिस्सा नहीं है और अगर इतना करीबी है तो उसके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहां से आए। और अगर कोई भी इलीगल तरीके से नेतन्याहू के करीबी को सारी चीजें पता है इंटेलिजेंस की, तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। कोर्ट अभी आगे करेगा पड़ताल और इस पे भी करेगा कि ये जो करीबी की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको एंट्री कैसे मिली इन पूरे इंटेलिजेंस प्रोसेस में। पीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप भी है। आपको पता है कि 2-3 केस ऑलरेडी नेतन्याहू पे चल रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने पैसे दिए इन भी कुछ मीडिया आउटलेट्स को ताकि वो इजराइल के बारे में पॉजिटिव छापें। इन पे ये करप्शन का केस भी चल रहा है और अब इस सब पे पूरी की पूरी जांच होने वाली है। लेकिन इस पूरे के पूरे केस ने एक बार फिर इजराइल में बवाल मचा दिया है।
और देखिए मैं आपको ऑफिशियल सोर्स से खबर भी बता देती हूँ। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक खबर है कि 5 सस्पेक्ट पकड़े गए हैं इस पूरे केस में, कि 5 लोग जिम्मेदार हैं वो जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक किया गया उसमें, और 5वें सस्पेक्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वो एक आईडीएफ ऑफिसर निकला है, यानी उन्हीं की डिफेंस फोर्स का एक ऑफिसर निकला है। एन आईडीएफ ऑफिसर हैज बीन अरेस्टेड, इन्वेस्टिगेशन इनटू लीक्ड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो रिलेटेड था। अब ये 5 जने पता चले हैं, और उसमें भी अगर मैं आपको जो अभी मैंने आपको बताया है कि रिपोर्ट्स किस में छपी थी, एक तो लंदन बेस्ड ज्यूइश क्रॉनिकल में छपी थी और एक जर्मनी के बाइल न्यूज़पेपर में छपी थी। हालांकि इन दोनों को फिर विड्रॉ कर दिया गया था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा आरोप है कि आखिरकार ऐसा हो कैसे गया। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हिजबुल्लाह और हमास का अब नया प्लान क्या है। वो लोग लगातार कैसे हमले कर रहे हैं, लगातार कैसे अपने आप को ताकतवर बता रहे हैं, और कैसे इजराइल पर लगातार देखिए हिजबुल्लाह टारगेट्स 4 इजरायली सेटलमेंट्स, मिलिट्री बेस विद रॉकेट्स, यानी हिजबुल्लाह रुक नहीं रहा है, लगातार रॉकेट्स के हमले हो रहे हैं। और तो और ईरान ने अजरबैजान जो कि एक और मुस्लिम मुल्क है उसके साथ रेस्क्यू और रिलीफ एक्सरसाइज की है कैस्पियन सी में। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था रशिया के साथ भी की थी, सऊदी अरेबिया के साथ भी की थी। तो एक ये मैसेज आप देखिए, जब वॉर होती है तो सिर्फ जमीनी स्तर पर या हथियारों से नहीं होती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है। ये जो आपको इतनी रोज मैं आपको धमकियां बताती हूँ कि ईरान ने धमकी दी है, कसम खाई है कि इजराइल को तबाह कर देंगे, इजराइल वहां से कह रहा है कि तुम पर ऐसा हमला करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। तो ये जो धमकियां, ये जो दावे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल तौर पर सामने वाले को कमजोर दिखाने की और कमजोर करने की पूरी ताकत लगाई जाती है। और ये सारी जितने भी अपडेट्स होते हैं, दावे होते हैं, वो इसी का हिस्सा होते हैं। अब भाई ईरान भी यही कर रहा है ना, कि जितने भी आसपास के मुल्क है उनके साथ मीटिंग करके अपनी समुद्री ताकत दिखा रहा है, अपना जो मिलिट्री बजट है 200% बढ़ा दे रहा है, और पूरे दावे के साथ बता रहा है कि हम तो तैयार है, ताकि सामने वाला वॉर छेड़ने से पहले ही, हमले करने से पहले ही डर जाए कि तुम किस ताकत के साथ छेड़छानी कर रहे हो। और इजराइल भी यही कर रहा है, लगातार दावे कर करके हिजबुल्लाह कमांडरों को असैसिनेट कर रहा है, लगातार उधर गाजा लेबनान में तबाही मचा रखी है, और ये भी बता रहा है कि यूएस हमारे साथ खड़ा है, अगर तुम भी वॉर करने के लिए रेडी हो तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर तुमको लगता है कि हमारे डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया है तो ऐसा नहीं है। तो ये देखिए एक मेंटली तौर पर भी वॉर छिड़ी जा रही है, जिसका नतीजा मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपको आगे पता चलेगा। यमन ने भी कसम खा ली है। यमन में कौन? हूती विद्रोही। यमन की आर्मी ने कहा है कि हम इजराइल से भी जितने भी जुड़े हुए जो वेसल्स आते हैं लाल सागर में, उन पर लगातार हमले करते रहेंगे और उनको पास नहीं होने देंगे। तो देखिए यमन भी, और एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी एक अमेरिकन पब्लिकर्स की, और उन्होंने ये बताया था कि कैसे ईरान ने यमन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया है मदद दे के। यमन मतलब आप देखिए, मैंने आपको नक्शे में बताया था, छोटा सा देश है और हूती विद्रोही भी एक छोटे से संगठन का हिस्सा है, लेकिन ईरान ने उनको इतनी मदद देती है कि उनको ताकतवर बना दिया है। अब वो यूएस यूके के वेसल्स पे भी हमला करते हैं लाल सागर पे, और अब कसम खा ली है कि इजराइल के जितने भी वेसल्स आएंगे तो हम लगातार हमला करते रहेंगे। तो देखिए कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि पता है कि पीछे ईरान बैठा हुआ है। अब देखिए इन दावों की जंग में तुर्की भी कूद गया है। तुर्की ने बताया कि अगर ईरान के खिलाफ इजराइल जरा सा भी कुछ इधर से उधर करता है, मेनली अगर उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला होता है यूएस इलेक्शन के बाद, यूएस इलेक्शन कब है? 5 नवंबर को, अगर 5 नवंबर के बाद जरा भी ऐसा कुछ होता है तो तुर्की खड़ा है। वार्निंग है ये तुर्की की कि हम लोग ईरान के साथ खड़े हैं, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फिर जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो इजराइल को झेलना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे अपना लगातार सपोर्ट बताते जा रहे हैं। हमास के फाइटर्स ने दावा किया है कि जैसे ही इजरायली सोल्जर्स आ रहे थे जबाली ऑपरेशन में, तो हमने 4 को मार गिराया, यानी उनको हमने कहीं ना कहीं जाल में फंसा के, हमारे जितने भी जो हमने लगाए थे ऑपरेटिव्स में, या जितने भी हमने हथियार थे, जितने भी हमने ट्रैप बिछाए थे, उसमें 4 इजरायली सोल्जर्स को हमने मार गिराया। तो देखिए हमास की जो कासम ब्रिगेड है, हमास के जो फाइटर्स हैं, वो भी लगातार फोर फ्रंट पे है। एक तो खबर ये भी थी कि वहां पर लेबनान में और गाजा में लगातार ये हमास और हिजबुल्लाह वाले इजरायली सोल्जर्स को पीछे खदेड़ रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। हिजबुल्लाह ने तो एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस रिवील किया है जिसका नाम है इमाद 5। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा ये अंडरग्राउंड बेस है, और फिर से IRNA न्यूज एजेंसी, ईरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, उसके द्वारा ये बताने की कोशिश है पूरी दुनिया को और इजराइल को, वी विल नेवर ले डाउन आवर वेपन्स, यानी हमारे हथियार कभी भी झुकेंगे नहीं, हमारी अपनी ताकत हम बढ़ाते जाएंगे। और जिस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मैं आपको बात बता रही हूँ उसी का हिस्सा है। देखिए इधर तो मेन वीकनेस जो इजराइल की है, एक पूरा का पूरा जो मीडिया आउटलेट है वो ये बताता है कि अब पता चल गया है हर किसी को कि इजराइल की मेन वीकनेस क्या है? ड्रोन्स। वो ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसी बात का फायदा उठा रहे हैं लेबनान, यमन, इराक, सीरिया वाले।
और ड्रोन हमले करते जा रहे हैं। इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है ईरान। किस तरीके से जितने भी इसकी प्रॉक्सीज हैं लेबनान में, हिजबुल्लाह, यमन, इराक, और इन सबको ड्रोन्स प्रोवाइड करा रहा है ताकि ये लोग इजराइल पर ड्रोन हमला कर सके, क्योंकि वीकनेस का पता चल गया है। IRNA न्यूज़ एजेंसी का एक और दावा है कि 1800 इजरायली मारे जा चुके हैं जब से ये ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म चालू हुआ है, और ये इजरायली सोर्सेज ने बताया है। तो इस तरीके से बता रहे हैं। और देखिए, आप ये तस्वीर देखिए कि कैसे बताया जा रहा है कि इजराइल लगातार कमजोर होता जा रहा है। ईरान टू कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशंस अंटिल द एंड। ये धमकी फिर से कमांडर की ईरान की कि जब तक ये लोग खत्म नहीं हो जाते, जब तक ये लोग अपने हमले बंद नहीं करते, तो ईरान तो नहीं रुकने वाला है। ईरान तो लगातार हमले करता रहेगा। और देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का बहुत ही चर्चित आउटलेट है, मीडिया आउटलेट है, उन्होंने ये बताया है, एक्सक्लूसिव खबर है उनकी, कि कैसे पता चला है ईरान के और अरब ऑफिशियल्स के द्वारा कि पूरा का पूरा एक्सक्लूसिवली ये बाहर खबर आई है कि ईरान एक कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स जारी करने वाला है इजराइल के ऊपर, और इसमें पावरफुल वॉरहेड्स, यानी जो 1 अक्टूबर को हमला हुआ था उससे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर हथियार और कहीं ज़्यादा खतरनाक प्लानिंग के साथ इजराइल पर हमला होगा। और देखिए, इधर मैं आपको एक बयान बता देती हूँ किसका, जो कि है लेबनीज़ पार्लियामेंट स्पीकर। उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका लेबनान की मदद करता है तो हम लोग ईरान से ऑर्डर लेना बंद कर देंगे। ये इनका बड़ा बयान है। और देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता है कि पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह एक बहुत पावरफुल और स्ट्रांग फोर्स है, लेकिन लेबनीज गवर्नमेंट भी एक सेपरेट है, लेबनीज आर्मी भी सेपरेट है। और उनकी तरफ से उनके जो पार्लियामेंट स्पीकर है, उन्होंने ये दावा किया अगर अमेरिका हमारे साथ हो जाता है तो हम ईरान की बात मानना छोड़ देंगे। और देखिए, अभी हाल ही में ईरान की तरफ से एक पूरी रिपोर्ट सामने आई है कि सिर्फ इस अक्टूबर महीने में ही 166 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। मतलब ईरान में अब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से बता रही है कि ईरान ने फांसी पर लोगों को चढ़ाना ज़्यादा कर दिया है इस पूरी जंग के बीच में। और देखिए, एक और देख लीजिए कि इजराइल का ये दावा है, ये जो मैं आपको बता रही थी ना, जो शुरुआत मैंने किया था सीरिया के मामले से, तो इजराइल यानी देखिए नेतन्याहू जाते हैं बॉर्डर पर और ये कहते हैं कि ये जो हिजबुल्लाह का ऑक्सीजन है ना, वो सीरिया से आ रहा है, क्योंकि ईरान इराक के रास्ते सीरिया में जितनी भी हेल्प भेजता है तो उससे हिजबुल्लाह और ताकतवर बनता है। तो मेन जो ऑक्सीजन है वो सीरिया से आ रहा है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ पर हम जितनी भी हिजबुल्लाह की प्रेजेंस है सीरिया में, जितने भी ईरान की प्रेजेंस है, उसको खत्म कर दे। तो देखिए, कहीं ना कहीं संदेश है कि कहीं नेतन्याहू अब सीरिया पर हमला भी तो करना नहीं सोच रहे हैं। भाई, लेबनान में तो अंदर घुस ही चुके हैं, तो कहीं अब सीरिया में भी तो हमला नहीं हो जाएगा, ग्राउंड इन्वेजन नहीं हो जाएगा, क्योंकि जाकर तो जमीनी स्तर पर तो एक जने को गिरफ्तार करके ले ही आए हैं। अब देखिए, मैं आपको फांसी वाली रिपोर्ट बता रही थी और आज ये खबर आ गई है कि कैसे ईरान ने एक ज्यूइश यानी एक यहूदी सिटीजन को फांसी पर चढ़ा दिया। और उसका गुनाह ये था कि एक स्ट्रीट फाइट हो रही थी, उसने किसी की हत्या कर दी और उसने ये दावा किया, शक्ल आप देख लीजिए, महज 20 साल का लड़का है ये, तो इसने सेल्फ डिफेंस में स्टैब किया, चाकू चलाया और सामने वाले की हत्या हो गई। तो इस कदर 2 साल के बाद ईरान ने आज इसको फांसी पर चढ़ा दिया। और देखिए, इसके घर वाले, ये पूरा जो परिवार है वो यहूदी परिवार है और इसके घर वाले 2 साल तक जद्दोजहद करते रहे कि किसी तरीके से ये बच जाए, लेकिन आज फाइनली ईरान ने इसको फांसी पर चढ़ा दिया। और देखिए, ईरान में एक लॉ है जिसको कहते हैं किसास लॉ। इसके मुताबिक अगर किसी ने किसी की इरादतन हत्या कर दी तो उसको सिर्फ एक चीज फांसी से बचा सकती है, और वो ये चीज है कि जिसकी हत्या हुई है, अगर उसका परिवार उस हत्या करने वाले को माफ कर देता है और उनसे ब्लड मनी ले लेता है, यानी जो ईरान में है इसको दिया कहते हैं, अगर वो ब्लड मनी एक्सेप्ट कर लेता है और हत्या करने वाले को माफ कर देता है तो फांसी से हत्यारा बच सकता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, अगर इस लॉ की बात करते हैं तो ये जो यहूदी ने, मैं आपको बता रही हूँ, जिसको फांसी पर लटकाया गया है, उसके परिवार ने 2 साल तक जद्दोजहद की कि जो मारा गया उसके परिवार को ब्लड मनी दे दे, जुटा दिए पैसे। और इजराइल ने भी, यानी कई सारे यहूदियों ने मदद की कि भाई एक अच्छा खासा पैसा जुटाए और जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार वालों को दे दे, ताकि वो मान जाए तो कम से कम ये जो है फांसी पर ना चढ़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दावा तो ये भी किया गया कि ईरान की तरफ से पूरा प्रेशर था इनके परिवार वालों को कि तुम बिल्कुल भी इनसे ब्लड मनी एक्सेप्ट मत करना, हमको तो इसको फांसी पर चढ़ाना है। और ब्लड मनी इसलिए एक्सेप्ट मत करना क्योंकि वो एक यहूदी है। तो इस तरीके से पूरा मामला सामने आया है। तो देखिए, अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में ऐसे पूरे हालात चल रहे हैं, तो खुन्नस में आकर ईरान ने इसको फांसी की सज़ा दे दी और ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है।
अब अगला देखिए कि कैसे ऑफिशियल तौर पर इजराइल और यूनाइटेड नेशंस के बीच में डील खत्म हो गई है। यानी जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी फिलिस्तीनियों की मदद कर रही थी गाजा के अंदर, जिसका नाम है UNRWA, अब उसकी की पूरी वहां पर जितनी भी डिप्लॉयमेंट है उसको हटा दिया जाएगा। ऑफिशियल नोटिस भेज दिया है इजराइल ने UN को। अब मैं अगर आपको आगे बताती हूँ कि किस तरीके से इस पूरे जो ये मामला है इसका पूरी हर जगह विरोध हुआ था। न जाने कितने देशों ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आखिरकार अब जो गाजा में ये लोग मदद करते थे तो वो कैसे जाएगी। अब गाजा में जो लोग रोज वहां पर घायल हो रहे हैं, उनको जो रोज खाना मिल रहा है, जितनी भी मदद ये लोग करते थे फिलिस्तीनियों की, अब कहां से होगी। और तो और इजराइल ने ये कहा है कि जो UNRWA काम करता था उसके एक्सचेंज में हम किसी दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी वहां पर अलाउ नहीं करेंगे। तो देखिए इस पे आरोप लग रहे हैं इजराइल पर कि इजराइल चलाकर गाजा को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता है। वहां के लोग यानी जो वहां पर फिलिस्तीनी हैं उन सबको खत्म कर देना चाहता है। लेकिन इजराइल ने यह भी दावा किया है कि गाजा में सिर्फ मदद 13% ही कर रहा था UNRWA। बाकी की जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज वहां पर मदद कर रही है और जो हम लोग मदद पहुंचा रहे हैं वो तो जाती ही रहेगी। गाजा में जितने भी फिलिस्तीनी लोग हैं, घायल हैं, उनको जितनी भी एड पहुंचानी है हम सब पहुंचाते रहेंगे। लेकिन UNRWA क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट हमास और हिजबुल्लाह के साथ है, तो अब हम चाहते हैं कि ये लोग वहां से चले जाएं। आगे देखिए, बर्लिन ने कहा है कि इजराइल को अब जितनी भी मदद पहुंच रही है गाजा के लिए, लेबनान के लिए, उनको और बढ़ा देना चाहिए। हर जगह ये सब पता चल गया है और ये दावे किए गए हैं कि इजराइल मदद ही नहीं पहुंचने दे रहा है लेबनान और गाजा के लोगों के लिए। और अब इसमें ये बीच में दावे भी है कि इनको भी हटा दिया है। तो देखिए जितना भी ये दावे किए जा रहे हैं ना, उससे यही साफ हो रहा है कि दोनों तरफ से मामला और बिगड़ता जा रहा है। देखिए IDF ने इंटरसेप्ट किए हैं ड्रोन्स इजराइल की तरफ से। देखिए IDF ने इंटरसेप्ट किए हैं जो ड्रोन्स आए हैं इजराइल पर इराक की तरफ से। इराक भी पीछे नहीं है, सीरिया भी पीछे नहीं है, ईरान भी पीछे नहीं है, हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं है। हर जगह से हमला हो रहा है और तबाही के ये आंकड़े सामने देख लीजिए। अगर मैं इजराइल और फिलिस्तीन को वर्सेस में बिठा देती हूँ, कल मैंने आपको लेबनान के आंकड़े बताए थे, आज आप फिलिस्तीन में देख लीजिए। गाजा में अभी तक 43,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जिसमें से 16,000 से ज्यादा बच्चे हैं, 10,000 अभी मिसिंग हैं, उनका पता ही नहीं चल पाया है। और कितने घायल हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग इधर गाजा में घायल हैं। और अगर मैं वेस्ट बैंक की बात करती हूँ तो तकरीबन 800 लोग यहाँ पर मर चुके हैं, जिसमें से 167 बच्चे हैं और यहाँ पर 6,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और अगर मैं इजराइल की बात करती हूँ तो यहाँ पर 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और अभी तकरीबन 9,000 घायल हैं। और देखिए दावा तो यही है कि आप देखिए ये जितने भी घायलों की संख्या देख रहे हैं, अब ये जो घायल हैं ना इनके पास मदद पहुंच रही है, ना इनके पास हॉस्पिटल में एड वर्कर्स बचे हैं इनकी सहायता करने के लिए। तो गाजा और वेस्ट बैंक में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर मैं आपको बताती हूँ रिपोर्ट की, ऑल हॉस्पिटल्स इन नॉर्दर्न गाजा आर आउट ऑफ सर्विस। गवर्नमेंट ने ये बताया है कि गाजा में जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सब में अब आउट ऑफ सर्विस है। यानी जितने भी लोग हैं अब उनकी मदद कौन करेगा, उनका इलाज कौन करेगा, ये पता ही नहीं है। इसी बीच 2 और अपडेट्स ले लीजिए कि कैसे ईरान ने पूरा का पूरा विरोध किया है यूएस का। क्यों किया है कि यूएस लगातार अपनी डिप्लॉयमेंट यानी अपनी मिलिट्री शक्ति इजराइल में बढ़ाता जा रहा है। अभी हाल ही में B-52 बॉम्बर्स लगा दिए हैं ताकि ईरान से अगर कोई हमला होता है तो अमेरिका इजराइल को बचा ले। तो ईरान लगातार कह रहा है कि जो अमेरिका का प्रेजेंस है ना मिडिल ईस्ट में, यही सब फसाद की जड़ है। यही लोग इस चीज को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कि सीज फायर हो जाना चाहिए, लेकिन अंदर से पूरी मदद यही लोग देते हैं। फिर देखिए एक रिपोर्ट ये बताती है कि इजराइल में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में 78 बार सायरन बजता है। और आपको पता है इजराइल में जब भी सायरन बजता है हर किसी को तुरंत बंकर में चले जाना होता है और उधर जाके छुप जाना होता है। तो सोचिए 1 घंटे में लगभग 3 से ज्यादा बार सायरन बज रहा है और 1 घंटे के भीतर आपको 3 से 4 बार तुरंत बंकर में चले जाना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से इजराइल में लगातार हर जगह से हमले भी हो रहे हैं। और देखिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे इजराइल लगातार ये पोस्ट कर रहा है कि देखिए हम ह्यूमैनिटेरियन पूरा का पूरा मदद पहुंचा रहे हैं। यानी हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी जहां से भी मदद आ रही है वो सब गाजा पहुंच रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका भी धमकी दे चुका है कि अगर गाजा और लेबनान में जाने वाली मदद इजराइल रोकेगा तो अमेरिका जो सपोर्ट देता है इजराइल को, चाहे वो मिलिट्री के तौर पर हो चाहे फंड्स के तौर पर हो, हम लोग वो रोक देंगे। और देखिए इजराइल लगातार ऑपरेट कर रहा है और एलिमिनेट करता जा रहा है हिजबुल्लाह के लड़ाकों को। आप देख सकते हैं अली बराकात हिजबुल्लाह का एरियल यूनिट का, उसको एलिमिनेट कर दिया। अबू अली रिदा जो कि कमांडर था हिजबुल्लाह का, उसको एलिमिनेट कर दिया। और अहमद अल दालू को भी एलिमिनेट किया जा चुका है। अब देखिए धीरे धीरे आप देखिए जंग बढ़ती जा रही है। ईरान इजराइल की जंग अभी सीरिया पहुंच गई है। दावे हर कहीं से आ रहे हैं, रुक नहीं रहा है ये चीज़।
और ईरान का अभी सबको इंतजार है कि अभी रिस्पॉन्स क्या करेगा, कितना खतरनाक होगा, और फिर उसके बाद अगर ईरान रिस्पॉन्स कर देता है तो उसके बाद इजराइल क्या करेगा। तो ये चीज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे जरूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी।